वर्ल्ड की बिगेस्ट गैदरिंग का एक मेगा इवेंट जो कि महाकुंभ 2025 है, 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था। यूपी गवर्नमेंट इस महाकुंभ को सफल बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही थी। इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए योगी गवर्नमेंट ने इतनी जी जान लगा दी कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की व्यवस्थाओं को संभालने लगे। महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 5100 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2100 करोड़ रुपए महाकुंभ 2025 के लिए एलोकेट किए। तो टोटल 7500 करोड़ रुपए इस महाकुंभ के आयोजन में खर्च किए जा रहे थे। और पहले यूपी गवर्नमेंट और कुछ पैसे भी खर्च कर चुकी थी इस इवेंट को सफल बनाने के लिए। इस इवेंट की सारी व्यवस्थाएं, चाहे सफाई हो चाहे लाइट्स हो, बहुत ही बखूबी तरीके से निभाई जा रही थी। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को काफ़ी अच्छे से समझ रहा था। 13 जनवरी को इसका पहला स्नान होता है और 14 जनवरी को शाही स्नान स्टार्ट होता है। उस दिन लगभग 4 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करते हैं, अमृत स्नान करते हैं मकर संक्रांति के दिन। महाकुंभ का ये एरिया लगभग 4000 हेक्टेयर में डिवाइड किया गया था और इसमें 25 सेक्टर्स बनाए गए थे। इस 4000 हेक्टेयर्स में टेंट सिटी, लगभग 12 किलोमीटर के घाट, 44 घाट बताए जाते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने विकसित किए ताकि यहाँ पर आने वाले अनेकों श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा सके। और एक एस्टिमेटेड डेटा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से 45 करोड़ लोगों के आने का माना गया, यानी कि 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद महाकुंभ में जताई गई। और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार काफ़ी तत्पर थी। टॉयलेट से लेके सारी व्यवस्थाएं महाकुंभ क्षेत्र में यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी और यह आयोजन काफ़ी ज़्यादा सफल माना जा रहा था। लेकिन अचानक 29 जनवरी की रात मौनी अमावस्या वाले दिन 1:30 बजे महाकुंभ क्षेत्र में संगम के पास में भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में लोग दबकर अपनी जान गंवा देते हैं। 30 लोगों के मौत की पुष्टि यहाँ पर हुई है और 60 लोग इस भगदड़ में घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अचानक इतना सफल आयोजन कैसे मातम में बदल गया, जानेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, यूपी गवर्नमेंट के लिए महाकुंभ इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट अपनी जीडीपी को सुधारना चाहती थी। जी हाँ, 1% का इजाफा यहाँ पर ओवरऑल जीडीपी में इस महाकुंभ के इवेंट के आयोजन से होना था, क्योंकि यहाँ पर लोग आएंगे तो पैसा खर्च करेंगे तो जीडीपी इंक्रीज होगी। सोचिए, 45 करोड़ लोगों के आने की आशंका और 45 करोड़ लोग जब आएंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो यहाँ पर इकोनॉमी में भी इजाफा देखने को मिलेगा। यहाँ पर महाकुंभ जो इवेंट है वो 1% कंट्रीब्यूट करने वाला था नेशनल जीडीपी को, साथ ही 200 करोड़ रुपए का लोकल बिजनेस क्रिएट करने वाला था। तो यहाँ पर महाकुंभ न केवल एक आस्था का पर्व है, जब बल्कि यहाँ पर जीडीपी को भी बहुत ज़्यादा सुधारने के एक बहुत ही बढ़िया इवेंट यहाँ पर माना जा रहा था। इसलिए यूपी गवर्नमेंट इस इवेंट को सक्सेस बनाने में कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। खुद योगी आदित्यनाथ ने इस इवेंट की बागडोर संभाली और इस इवेंट के तैयारियों का बार बार जाकर जायजा लिया। और यूपी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि इस बार का महाकुंभ आयोजन पहले से भी ज़्यादा सफल बनाया जा सके। यहाँ पर 25% एक्स्ट्रा एरिया बढ़ाया गया, 4000 हेक्टेयर का महाकुंभ का एरिया बनाया गया महाकुंभ के अंदर। और साथ ही साथ संगम घाट को भी थोड़ा सा बड़ा किया गया, जिससे ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज किया जा सके। पिछली बार से अधिक यहाँ पर 30 पाउंड पुल बनाए गए, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। ज़्यादा टॉयलेट, साफ़ सफाई का ध्यान, पहली बार महाकुंभ में इतनी साफ़ सफाई हमें देखने को मिली। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 6 स्नान महाकुंभ के अंदर रखे गए, जो कि शाही स्नान थे, जिनको बाद में बदलकर अमृत स्नान में बदल लिया गया, यानी कि शाही स्नान से अमृत स्नान, जो कि एक सनातन की संस्कृति को दोहराता है। तो ये जो 6 अमृत स्नान है कुछ इस प्रकार हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी को शिवरात्रि। और 26 फरवरी के बाद में महाकुंभ इवेंट जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता। तो ये एक इतना बड़ा बिगेस्ट महाकुंभ 2025 का इवेंट काफ़ी सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा था। 13-14 जनवरी को करोड़ों लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई और सारी व्यवस्थाएं काफ़ी बखूबी रूप से योगी गवर्नमेंट ने यहाँ पर निभाई। प्रशासन ने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और काफ़ी लोग जाकर वहाँ पर प्रसन्न हुए, हमने आस्था की डुबकी लगाई। चारों तरफ योगी आदित्यनाथ की यूपी गवर्नमेंट की तारीफ़ें होने लगी। हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना अच्छा सफल आयोजन
बहुत ही बखूबी तरीके से किया जा रहा था यूपी गवर्नमेंट द्वारा। यूपी गवर्नमेंट इस महाकुंभ के लिए इतनी ज़्यादा उत्सुक थी कि उन्होंने जगह जगह बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को इसके निमंत्रण देने शुरू कर दिए। निमंत्रण देने का कारण यहाँ पर उनको बड़े पॉलिटिशियन को निमंत्रण देना तो था ही, साथ के साथ यहाँ पर करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा करना भी था। क्योंकि अगर आप नेशनल लेवल के किसी भी आदमी को अगर आप निमंत्रण देते हैं तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर महाकुंभ इवेंट को अटेंड करने आ सकते थे। तो यूपी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महाकुंभ में बुलाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जगह जगह इसके प्रचार करने शुरू कर दिए। बस के पीछे पोस्टर्स हों, हर ज़िले में हर सिटी में बड़े बड़े पोस्टर्स महाकुंभ के हों, कैलेंडर्स हों, ऑनलाइन प्रचार हो, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, चारों तरफ महाकुंभ का एक हल्ला सा मचा दिया गया, जिससे लोगों में महाकुंभ को अटेंड करने की उत्सुकता और बढ़ गई थी। तो 13-14 जनवरी को शाही स्नान काफ़ी अच्छे से समाप्त हो जाता है और सारी व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं, कुछ भी कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर अगला शाही स्नान था, जो कि था मौनी अमावस्या। माघ मास की अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या विशेष पर्व है। इस दिन मनुष्य अपने उन पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनका पिंडदान कर सकते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती। मौनी अमावस्या पर पूर्वजों का तर्पण के साथ ही दान और तप का भी विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु मौन व्रत का संकल्प भी लेते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक लाभ होता है तथा आत्मनियंत्रण शक्ति को बल मिलता है। यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ सभी को और प्रशासन को सभी को पता था कि आने वाली मौनी अमावस्या का जो इवेंट है उसको संभालना बहुत ही बड़ी चुनौती होगी अपने आप में। इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ क्षेत्र में जाकर तैयारियों का जायजा लेते हैं और आने वाली इस बड़ी चुनौती की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ प्रशासन को यह आश्वासन देते हैं, ये विनती करते हैं कि इस बार मौनी अमावस्या वाले दिन 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, तो उनके लिए अच्छी सुचारू व्यवस्था की जाए। जो लोग जहाँ पर भी हों अपने पास के घाट पर स्नान कर पाएँ, ऐसा निर्देश योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को दिए। 29 और 3 फरवरी के महास्नान के आयोजन को ध्यान में रख करके पूरी व्यवस्था का हम लोगों ने अवलोकन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान प्रयागराज और माँ गंगा की कृपा से हम लोग यहाँ पर इन दोनों स्नानों को भी सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। इसके बाद कुछ दिन बाद योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में संगम में स्नान करते हैं और पूरे देश को ये आश्वासन देते हैं कि महाकुंभ का आयोजन काफ़ी सफलतापूर्वक हो रहा है। अगर आप फिल्म देखें तो योगी आदित्यनाथ बड़ी खुशी से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और बच्चों की तरह यहाँ पर पानी में खेल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा संदेश था एक मुख्यमंत्री के द्वारा। योगी कैबिनेट का इस तरीके से स्नान करना एक ये संदेश था कि महाकुंभ का आयोजन काफ़ी सफलतापूर्वक हो रहा है और भी ज़्यादा लोग इसमें अट्रैक्ट होते हैं आने के लिए। स्नान के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ में यहाँ पर मीटिंग्स भी करते हैं और साथ ही साथ महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज क्षेत्र के लिए और यूपी के लिए भी कुछ 2-4 फैसलों को मंजूरी देते हैं। यहाँ पर जो मांग हो रही थी प्रयागराज शहर की तरफ से सलौरी और हेटापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में इस पूरे ब्रिज को बनाने की कार्रवाई को, 4 लेन के ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि मौनी अमावस्या पर अच्छे से व्यवस्था को संभाला जाए। इसके बाद में ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी महाकुंभ क्षेत्र में स्नान के लिए आते हैं। योगी आदित्यनाथ फिर से एक और बार उनके साथ में स्नान करते हैं। इस स्नान का उद्देश्य उनको यही था कि महाकुंभ का आयोजन काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है और ये सेफ़ है और सभी लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आ सकते हैं। मौनी अमावस्या का जो चैलेंज था वो काफ़ी बड़ा था, उसके लिए प्रशासन तत्पर था। इसके बाद 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर नेशनल हॉलीडे होने के कारण मौनी अमावस्या से पहले ही काफ़ी लोग स्नान के लिए महाकुंभ प्रयागराज में पधारते हैं और 26 जनवरी से ही लाखों की भीड़ प्रयागराज की तरफ आना शुरू कर देती है। इसका कारण था 29 जनवरी मौनी अमावस्या। बहुत सारे लोग जो हैं मौनी अमावस्या वाले दिन नहीं आना जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उस दिन बहुत लोग आएंगे, जिससे वहाँ पर अव्यवस्था होगी और काफ़ी लोगों को तकलीफ हो सकती है। इसलिए पहले से ही लोग एडवांस में महाकुंभ प्रयागराज में जाने लगे। 26 तारीख से ही प्रयागराज, अयोध्या, बनारस में काफ़ी भीड़ लगने लगी। अयोध्या में लगभग 2 या 4 मौतों की पुष्टि की जाती है। 4-4 घंटों की लाइन में लोगों को लगना पड़ा।
दर्शन करने के लिए। इसके बाद में जैसे जैसे मौनी अमावस्या नज़दीक आती है वैसे वैसे प्रयागराज में भीड़ बढ़ने लग जाती है। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले 28 जनवरी से ही काफ़ी लोगों की भीड़ प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने लग जाती है और सभी लोग संगम घाट के नज़दीक पहुंचने लग जाते हैं। प्रशासन ने जितनी भी व्यवस्थाएं कर रखी थी वो सारी ठप पड़ जाती हैं। महाकुंभ मेला एरिया को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाता है, जिसके कारण लोगों को पैदल ही अपनी पार्किंग से रेलवे स्टेशन से संगम घाट के पास में पहुँचना पड़ता है और वो कई कई किलोमीटर चलने लग जाते हैं। काफ़ी लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि 15-15 किलोमीटर उनको चलना पड़ा संगम घाट के पास में पहुंचने के लिए। पैदल चलना भी ज़रूरी था क्योंकि प्रशासन ने जो डाइवर्जन किया था वो इस प्रकार किया था जिससे लोगों को संगम घाट के पास में पहुंचने में काफ़ी समय लगे। वो ज़्यादा ज़रूर चलने उन्हें थकावट ज़रूर हो रही है, लेकिन इससे जो उन्हें समय लगेगा उस समय के कारण जो संगम घाट के पास में जो भीड़ थी उसको अच्छे से नहाकर फ्री किया जा सके, ऐसा प्रशासन ने तैयारी की हुई थी। लेकिन ज़्यादा चलना भीड़ पर भारी पड़ेगा। पुलिस ने जो भी बैरिकेटिंग लगा रही थी लोग उससे आक्रोश में थे क्योंकि मिनटों में बार बार जगह जगह के रास्ते बंद किए जा रहे थे। लेकिन इससे इतर वीआईपी घाट जो कि अरहल में है, अरहल में वीआईपी घाट बिल्कुल खाली था और यहाँ पर एक वीआईपी रूट और बनाया गया था जो कि बिल्कुल खाली था। शाही स्नान वाले दिन प्रशासन ने ये बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने वीआईपी मूवमेंट को बंद नहीं किया और वीआईपी रास्ते को खाली ही रहने दिया। साथ ही साथ भीड़ को वन वे रखा, यानी रास्ते को वन वे रखा, जिससे भीड़ एक ही रास्ते से आ रही थी और एक ही रास्ते से जा रही थी। लोग कई कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद में थक गए थे। अब इनमें से कुछ आस्थावान लोग थे जो कि संगम घाट के पास में ही सो गए थे। वैसे प्रयागराज में काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट द्वारा हो रखी थी। कई जन आश्रय केंद्र खुले हुए थे जो कि 100 रुपये में आपको एक बेड दे रहे थे विश्राम करने के लिए। काफ़ी आश्रम फ्री कैंप चला रहे थे, रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब कुछ थी। लेकिन ज़्यादा भीड़ बढ़ने के कारण सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर ठप हो गई। सभी जन आश्रय फुल हो गए, सभी रहने के ठिकाने फुल हो गए। बाकी टेंट सिटी आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि टेंट सिटी बहुत ज़्यादा प्रयागराज महाकुंभ मेले में महंगी है और इस समय होटलों के भी जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे थे। इसके बाद में लोग ज़्यादा पैदल चलकर थक हार कर संगम घाट के किनारे ही सो जाते हैं। इनमें से जो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते थे। देखिए मैं आपको बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जो कि सनातन धर्म में सबसे शुभ समय माना जाता है। यानी ये जो मुहूर्त है सुबह के 4 बजे होता है, इसलिए लोग जो है सुबह जल्दी 4 बजे उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी ज़्यादा शुभ काम करते हैं, जैसे स्नान। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान शुभ माना जाता है, इसलिए बहुत सारे आस्थावान लोग थे जो कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते थे। इस वजह से वो संगम घाट के पास में सो जाते हैं। पुलिस उनके सोने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट की जाती है कि संगम घाट के पास में ना सोएं, भीड़ आ रही है। वहाँ पर मेला प्रशासन इस अनाउंसमेंट को भी कराता है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है वो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। इसके बाद में जो कुंभ मेला के डीआईजी थे वैभव कृष्णा, वो भी माइक पर अनाउंसमेंट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र में, संगम घाट के पास में, वहाँ भीड़ ना लगाएं। जिस भी घाट के पास में है वहाँ पर वो स्नान कर लें और महाकुंभ क्षेत्र में संगम घाट के पास में ना सोएं, जिससे अव्यवस्था हो सकती है। यानी प्रशासन को पता था कि अव्यवस्था हो सकती है इतनी भीड़ में। वैभव कृष्णा बोल रहा हूँ, डीआईजी महाकुंभ। आप सभी स्नानार्थियों को मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। लेकिन उसके इंतजाम प्रशासन करने में विफल रहा। करीब 1:30 बजे जब बहुत सारे रूट्स बंद होते हैं, संगम के पास में बैरिकेटिंग लगी हुई थी जिससे लोग आक्रोश में थे। उस बैरिकेटिंग को तोड़कर लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और सोए हुए लोगों के ऊपर गिर जाते हैं और 30 लोगों की मौत हो जाती है।
लोग भगदड़ मची और देखो अधिक खत्म बेहोश है, कुछ कदम पड़े। दोस्तों, यहाँ पर 30 लोगों की मौत बहुत ही दुखनीय है, लेकिन साथ के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 30 जो मौतें हुई हैं ये सरकारी आंकड़ों में हैं, बाकी रियल में कितनी हुई हैं उसे कोई नहीं जानता। प्रशासन को, सरकार को ये कबूलने में पूरे 17 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया कि 30 मौतें हुई हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा ज़रूर छिपाया जा रहा है। करीब रात 1:30 बजे भगदड़ के होने के बाद में जब काफ़ी लोग मारे जाते हैं, काफ़ी लोग घायल होते हैं, बहुत सारी एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल पहुँचाना शुरू कर देती हैं ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से। यह सूचना जैसे ही अखाड़ों को और उनके महामंडलेश्वरों को पता चली, उन्होंने अपने स्नान को रद्द कर दिया, क्योंकि जो अखाड़े हैं काफ़ी धूमधाम से स्नान के लिए जाते हैं। प्रशासन को भी उनके लिए डाइवर्जन करना पड़ता है, तैयारियां करनी पड़ती हैं। इस कारण ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, ये अखाड़ों ने फैसला लिया कि वो अपने स्नान को रद्द कर देंगे। लेकिन इसके बाद में सरकार की तरफ से उनको यह आश्वासन दिलाया जाता है कि स्थिति कंट्रोल में है, कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई है, जो भगदड़ की बात फैली है वो एक अफवाह है, ऐसा यहाँ पर सरकारी ऑफिसर्स द्वारा बताया जाता है। और अखाड़ों के महामंडलेश्वरों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनका स्नान काफ़ी सफलतापूर्वक हो जाएगा। इसके बाद में सभी महामंडलेश्वर, सभी अखाड़े सरकार की बात को सुनते हुए दोपहर में अपना स्नान शुरू कर देते हैं। जब सभी अखाड़े, महामंडलेश्वर, नागा साधु अपना शाही स्नान कर लेते हैं, इसके बाद में मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और DIG वैभव कृष्ण शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 30 लोगों के मृत होने और साथ ही 60 लोगों के घायल होने की सूचना यहाँ पर जारी कर देते हैं और बताते हैं कि इस भगदड़ में कितने लोग मारे गए और कितने घायल हैं। अब मेला प्रशासन को 17 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता है ये कंफर्म करने में कि 30 मौतें हुई हैं और 60 लोग घायल हैं, जो कि एक इनके ऊपर शक बनाता है। इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम लाइव आते हैं, 30 लोगों की मौत की पुष्टि करते हैं, पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं और पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी करते हैं। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है।
अब इस महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या वाले दिन काफ़ी परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए, काफ़ी लोग मिल नहीं रहे और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने परिवारों को खोजना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, जिनके साथ में भी ये घटना घटी। थाना से हम कल अपनी बहन को 100 मीटर पैदल चल गए, हम जूसी थाना से लेकर आए उसको। इसका जवाब कौन देगा? हुआ क्या था उस समय आपका? 7 बजे का अनाउंसमेंट किए थे 28 तारीख को कि 7 बजे अमृत स्नान शुरू हो गया है, आप लोग नहा के अपने अपने घर को निकले। चारों तरफ से बैरल लगा दिया गया। हम 7 बजे से स्नान करके हम 9:15 बजे हम यहाँ से निकले। आगे जाके चारों तरफ से बैरल लगा, बीच में एम्बुलेंस खड़ी है। चारों तरफ से लोग को छूट दे दिया आने का, बीच में एम्बुलेंस खड़ा करवा दिए, बैरल लगा दिए। पब्लिक क्या करेगी? आप निकल नहीं पाए? हम निकल नहीं पाए। कितने लोग मरे वहाँ, गोद में बच्चा ले लेके मरी है सब। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ? संजना देवी है, मेरी माता खोई है, उनका नाम क्रांति देवी है। हम दिल्ली से आए हैं, हम 2 दिन से यहाँ पागलों की तरह भटक रहे, भूखे प्यासे। सारा पुल बंद कर रखे। 14 नंबर जाओ तो 18 नंबर जाओ, ब्रिज कितना घुमाव पड़ रहा है। आप पैदल चल के देखो हमारे साथ। इस भगदड़ के चश्मदीद बताते हैं कि किस तरीके से उस समय अविस्तार का आलम था और क्या क्या परेशानी उनको झेलनी पड़ी। महाकुंभ क्षेत्र के अंदर इस तरह की भगदड़ मचना वाकई में काफ़ी आश्चर्यजनक और बहुत ही दुखद है। ये दर्शाता है कि प्रशासन ने किस लापरवाही के साथ में काम किया। प्रशासन अगर एक्टिव होता, सही रूट डाइवर्जन रखता, सही से लोगों को सुविधा मुहैया कराता, तो शायद हमें यह प्रॉब्लम देखने को ना मिलती। यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो था वन वे होना, यानी कि एक ही सड़क से लोगों का आना जाना, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था हुई। बार बार रूटों को बंद कर देना, वीआईपी घाट्स खाली रखना, वीआईपी रूट खाली रखना, वीआईपी लोगों को पास करना और आम आदमियों को बार बार डाइवर्जन में ढकेल देना, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ से परेशान हो गए और उनके अंदर आक्रोश भी भर गया। अब ऐसे में सवाल उठाए जाते हैं कि जो लोग घाटों पर सो रहे थे वो उनकी गलती थी। तो देखिए, लोग जब कई किलोमीटर पैदल चलकर आए घाटों के पास में, तुरंत उन्हें नहाकर फिर से कई किलोमीटर जाना था, और अगर थोड़ा सा वो रेस्ट ना करें तो ऐसे क्या व्यवस्था। या फिर अगर सरकार को लग रहा था कि उनके सोने से कुछ भी अव्यवस्था हो सकती है, तो पहले से ही सरकार ने प्रशासन ने ऐसा प्लान क्यों नहीं बनाया कि जिससे लोगों को स्नान करके वो तुरंत वापस भेज सकें। जैसे जैसे ये न्यूज़ मीडिया में फैलती है कि भगदड़ मच चुकी है, वैसे वैसे सभी नेता अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसी के साथ संजय निषाद, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में, इस भगदड़ को एक छोटी घटना बताते हैं। बाद में वो माफ़ी भी मांगते हैं कि जो मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आई मैं उसी के ऊपर अपना बयान दे दिया, लेकिन इस तरीके का बयान एक इतनी बड़ी घटना पर काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। जो प्रबंधन है, इस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती। यहाँ पर सम्माननीय बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, यहाँ पर उन लोगों को महाकुंभ में मरना मोक्ष बताते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल किए जा रहे हैं। हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में एक मीडिया जो कि TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर के साथ में बदसलूकी की जाती है पोस्टमार्टम हाउस में। इस घटना के 2 दिन बाद 31 जनवरी को 1 बजे के करीब यहाँ पर TV9 भारतवर्ष के विपिन चौबे पोस्टमार्टम हाउस में जाते हैं और वहाँ पर 24 अज्ञात शवों के फ़ोटो दिखाने लगते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जब 30 लोग महाकुंभ क्षेत्र में मरे हैं इस भगदड़ में, जिनमें से 24 की पहचान हो चुकी थी, तो आखिरकार फिर वो 24 कौन हैं जिनकी फ़ोटो वहाँ पर गेट पर लगाई जा रही थी। यहाँ पर विपिन चौबे ने, जो कि TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर थे, उन्होंने ये सवाल जानने की कोशिश की। इसी के साथ वहाँ पर एक आदमी उनको आकर धक्का देने लगा और बहुत ही बड़ा वहाँ पर बवाल मच जाता है। अगर प्रशासन इस तरीके का रवैया करता है तो सोचिए कि आखिरकार ना जाने कितनी जानें गई होंगी, जिसको प्रशासन छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्यों ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते? क्यों सरकार बताने को तैयार नहीं है कि आखिर कितने लोग मारे गए हैं महाकुंभ क्षेत्र में इस भगदड़ में?
11, 12, 13 हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? ये कोई पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो आंकड़ों को। अब देखिए, एक तो रीज़न हो सकता है कि सरकार ये सोच रही हो कि इससे दहशत फैल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में दहशत फैल गई है और बहुत सारे लोगों ने अपना महाकुंभ प्रयागराज जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया है। इसके बाद द लंदन टॉप के रिपोर्टर भी एक और भगदड़ की पुष्टि करते हैं और वहाँ पर जाकर चश्मदीदों के इंटरव्यू लेते हैं और झूसी में भी यहाँ पर एक भगदड़ बचाई जाती है जो कि प्रशासन के रिकॉर्ड में है ही नहीं। इस पर वैभव कृष्ण से बात की जाती है तो वैभव कृष्ण कहते हैं कि पुलिस को इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अगर पुलिस को रिपोर्ट किया जाता तो वो आंकड़े सामने आते, इसलिए झूसी में जो भगदड़ हुई है उसको प्रशासन कंफर्म नहीं करता, लेकिन वहाँ के चश्मदीद लोग कंफर्म करते हैं कि झूसी में भी मौनी अमावस्या वाले दिन भगदड़ मची थी। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे 1:30 बजे सुबह के डेथ किए हुए लोग दोपहर में ले जाए गए हैं। संगम के ठीक अपोजिट एरावत घाट के उस तरफ झूसी के पास में ये भगदड़ मची थी और चश्मदीदों ने बहुत कुछ बयान करा, हमारे कैमरे पे सब कुछ दर्ज है। क्या आप लोगों को इस विषय की जानकारी नहीं हो पाई? किसी ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया और देखिए ये चूँकि 7.5-8 करोड़ लोग आए, इंडिविजुअली किसी के साथ कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो और अगर पुलिस के इंफॉर्मेशन है तो पुलिस तत्काल मौके पे पहुंचती है। बहुत जगह पुलिस मौके पे पहुंच के लोगों की जान बचाई है बहुत, और काफ़ी लोगों ने जान गंवाई थी। अब देखिए, इतनी अव्यवस्था जरूर हुई, लेकिन ये अव्यवस्था शाही स्नान यानी अमृत स्नान वाले दिन हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शाही स्नान जब भी होते हैं उस दिन भारी संख्या में लोग स्नान करने आते हैं। अगर आप शाही स्नान के दिन महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं तो आपको सचेत सतर्क रहना चाहिए, यह हमको सीख दिलाती है। इसके बाद में प्रशासन ने इस घटनाक्रम से सीख लेते हुए 5 चेंजेस महाकुंभ क्षेत्र में मेंटेन किए। इनमें 5 चेंजेस में सबसे पहला जो चेंजेस है वो सबसे पहला चेंजेस है कि वो अदर डिस्ट्रिक्ट से आने वाले व्हीकल्स को वहाँ पर रोका जाने लगा मेला क्षेत्र में एंटर करने से। साथ ही साथ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया, यानी कि अब आप मेला क्षेत्र में पैदल ही जाएंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया, जिससे आने और जाने के रास्ते अलग अलग बना दिए गए और साथ ही 4 व्हीलर्स भी बैन कर दिए गए मेला क्षेत्र में घुसने से, और कोई भी वीवीआईपी एंट्री वीवीआईपी पास सारे 4 जनवरी तक रद्द कर दिए। 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी भी संगम में स्नान करने वाले हैं, तो उससे पहले 4 जनवरी तक ही ये व्यवस्थाएं लागू होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि मौनी अमावस्या वाले दिन क्या क्या घटनाक्रम हुए, क्या क्या प्रशासन की तरफ से रवैये बरते गए, क्या क्या कमियाँ थी, क्या क्या और सुधार हो सकते थे, ये हमने इस वीडियो में बात की। लेकिन तो दोस्तों, इस वीडियो से हमारा उद्देश्य किसी में दहशत पहुंचाना नहीं है, ना ही मेला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना है। हालांकि जिम्मेदार वो हैं अगर उन्होंने गलती करी है, क्योंकि और भी अच्छे कदम यहाँ पर उठाए जा सकते थे। मेला प्रशासन थोड़ा ढीला रहा और जितनी भी उन्होंने व्यवस्थाएँ करी वो ठप पड़ गई और उसके बाद भी उन्होंने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, तो यह आगे देखने वाली बात होगी। तो 3 जनवरी को बसंत पंचमी को यहाँ पर स्नान होगा, आगे भी स्नान होंगे। देखते हैं कि प्रशासन अपनी इन गलतियों से कुछ सीख लेकर आगे व्यवस्थाएं सुदृढ़ करता है या पहले की तरह ही वही लापरवाही वाला मंजर हमें देखने को मिलता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। बाकी इस वीडियो का मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही महाकुंभ के बारे में दहशत फैलाना है। इस वीडियो का मकसद है आपको सचेत करना, आपको सतर्क करना, ताकि आप महाकुंभ जाएँ तो और भी ज़्यादा सचेत हों और अच्छे से स्नान कर पाएँ। बाकी महाकुंभ में आप अगर शाही स्नान वाले दिन जाना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप नॉर्मल दिनों में जा सकते हैं, वहाँ पर कम भीड़ रहती है। बाकी अब आने वाले जो स्नान होंगे उनमें मौनी अमावस्या से कम भीड़ ही देखने को हमें मिलेगी। और अब तो ये घटना होने के बाद में बहुत सारे लोगों ने टिकट भी कैंसिल कर ली, अपनी जाना कैंसिल कर दिया डर की वजह से, तो थोड़ी भीड़ अब हमें आगे कम देखने को मिलेगी। लेकिन मुख्य स्नान वाले दिन भीड़ तब भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, बहुत सारे लोग अभी भी स्नान करने जाएंगे, तो आप ज़रूर सचेत रहिएगा अगर आप मुख्य स्नान पर जाते हैं। नहीं तो आप मुख्य स्नान पर ना जाकर नॉर्मल स्नान वाले दिन जाइए, आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पर स्नान कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि प्रशासन का लापरवाही वाला रवैया, लेकिन प्रशासन के बहुत सारे ऐसे भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी को काफ़ी अच्छे से
निभाया। एक लापरवाही हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक इंस्पेक्टर लोगों की सहायता कर रहे लोगों को ही परेशान करने लग जाता है। यहाँ पर लोगों को लिए खाना बन रहा था, वहाँ पर जाकर ये इंस्पेक्टर साहब जो हैं उनके खाने में रेत डाल देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा घोर निंदनीय बात है। साथ ही साथ अगर हम देखें अच्छा निष्ठ प्रशासन, तो एक यहाँ पर नोएडा सेक्टर 120 के इंस्पेक्टर हैं, जो कि महाकुंभ की व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हैं और लोगों को सचेत कर रहे हैं कि वो भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की ना करें, आराम से जाएं, सबको जाने का मौका मिलेगा। कोई धक्का नहीं देगा, सब लोग निकलेंगे। क्या धक्का दे रहे हो तुम लोग यार? समझ नहीं रहे हो क्या? जब मैं कह रहा हूँ सब लोग निकाला जाएगा, धक्का देने पता नहीं क्या जरूरत पड़ गई है। जब मैं सबको बता रहा हूँ सबको निकाला जाएगा, धक्का देने की जरूरत क्या पड़ गई है आप लोगों को? तो ऐसे ऑफिशियल्स भी होने चाहिए, प्रशासन को ऐसा ही रवैया अपनाना चाहिए। अब देखिए यही सभी घटना पर मैं ओपिनियन देना चाहूँगा कि आगे और कैसे इस व्यवस्था को अच्छे से सुदृढ़ करा जा सकता है। तो सबसे पहले तो महाकुंभ स्नान में मुख्य स्नान वाले दिन अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाए, ज़्यादा अच्छे तरीके से डायवर्जन किया जाए, जिससे लोगों को थोड़ा कम भी चलना पड़े और आसानी से वो संगम पर स्नान कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो प्रशासन को 2 वे रूट करना होगा, यानी कि एक तरफ से आना और एक तरफ से जाना, अलग अलग आने जाने के रास्ते यहाँ पर बनाने होंगे। एक ही रास्ते से लोगों को तकलीफ होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर योगी गवर्नमेंट ने जो की वो ये थी कि मेला प्रशासन में तैनात सभी ऑफिसर, सभी पुलिसकर्मी या आर्मी या फिर सीआरपीएफ, जो भी यहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस जो भी लगाई गई हैं, उनको यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग देनी थी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी थी, जिससे वो लोगों की सहायता भी कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जब पुलिस ऑफिसर्स के पास में जाते हैं, महाकुंभ के बारे में कुछ पूछते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं, तो पुलिस वाले जवाब देते हैं कि हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, हमें नहीं पता। ये रवैया अच्छा नहीं है एक महाकुंभ में तैनात पुलिसकर्मी के लिए। तो इसके लिए पुलिसकर्मियों को अगर ट्रेनिंग दी जाती, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती, तो वो और भी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते थे, उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। लेकिन जब भी लोग उनके पास जाते हैं वो सीधे मना कर देते हैं कि हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि आप कहाँ से जाओगे, क्या करोगे। मतलब कोई भी जानकारी यहाँ पर मिलती नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ इस महाकुंभ का जो थीम था वो था डिजिटल महाकुंभ, यानी पहली बार टेक्नोलॉजी की सहायता ली जा रही थी इस महाकुंभ में। गूगल मैप्स के साथ में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया और गूगल मैप्स पर टेम्परेरी जगह को, जो बहुत सारी टेम्परेरी जगह हैं, उन्हें गूगल मैप पे अपडेट किया गया, जिससे लोगों को किसी से पूछना ना पड़े, सीधे फ़ोन पर वो सर्च करें और जहाँ भी वो जाना चाहते हैं महाकुंभ क्षेत्र में जा सकें आसानी से। लेकिन इसकी असलियत ज़मीन पर उतनी अच्छे से देखने को नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि मैप पर अभी भी अपडेट नहीं है, लोग अभी भी परेशान हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों शंकराचार्य, जो कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज हैं, उन्होंने योगी गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साधा। हाँ, हमको वो हमेशा योगी गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साधते हुए दिखते हैं, लेकिन इस बात में उनका पॉइंट ज़रूर है, क्योंकि डिजिटल महाकुंभ में जब 2700 से ज़्यादा कैमरे यहाँ पर लगाए हुए हैं सीसीटीवी, जिनसे लोगों की गणना हो रही है, लोग गिने जा रहे हैं कि कितने लोग महाकुंभ क्षेत्र में आए और कितने गए, कितने स्नान करके चले गए। इतने सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद, डिजिटल महाकुंभ होने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई भी वीडियो रिलीज़ नहीं की जाती है, कोई भी सीसीटीवी क्लिप रिलीज़ नहीं की जाती है इस भगदड़ से रिलेटेड, जो कि बहुत ही बड़ा सवाल है इस भगदड़ के लिए कि प्रशासन क्यों अपनी नाकामी यहाँ पर छुपा रहा है। क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज़्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। अब तो छुपाए रहे, अब शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो दोस्तों यही थी मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो काफ़ी सतर्क होकर जाइएगा, अवॉइड कीजिए आप मुख्य स्नान वाले दिन जाएँ, नॉर्मल स्नान वाले दिन ज़्यादा प्रेफर कीजिए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपका मन मुख्य स्नान वाले दिन भी जाने का है तो काफ़ी सतर्कता के साथ में, काफ़ी सूझबूझ के साथ में वहाँ पर जाएँ और अपने पैरों को भी तैयार रखें चलने के लिए, क्योंकि मुख्य स्नान वाले दिन आपको और भी ज़्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन कभी भी कुछ भी वहाँ पर मैनेजमेंट को चेंज कर देता है, जिससे आम आदमी को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। बाकी आयोजन बहुत ही अच्छा है। योगी गवर्नमेंट ने ऐसा बात नहीं है कि सारी व्यवस्थाएं बेकार ही करी हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी की गई हैं, जो कि महाकुंभ में आपको पहली बार देखने को मिलेंगी। और ये एक्सपीरियंस आपको 144 साल बाद मिल रहा है, तो आप ज़रूर जाइएगा। भगदड़ ज़रूर हुई है, बहुत लोगों की जान भी गई है,
लेकिन मैं ये मानता हूँ इस भगदड़ से अगर प्रशासन अपनी गलतियों को सुधारता है और आने वाले दिन अपनी व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करता है तो लोगों को कोई भी तकलीफ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, वो आसानी से यहाँ पर स्नान कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।